हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी चैप्टर 4 जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो आज हम इस चैप्टर का संपूर्ण क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। आइए देखते हैं। तो इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, जो कि आपके सामने यहाँ दिख पा रहा होगा, ठीक ना, आप लोग जो अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ? कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न जो है, यह क्वेश्चन जो है, लेखक के सामने कैसे आया, लेखक के सामने कैसे आया? तो नाखून की, इसका आंसर है यहाँ पे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे उसकी छोटी पुत्री ने प्रस्तुत किया। ठीक ना, एक दिन जो है बोलचाल में अचानक उसकी छोटी बेटी जो है लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से पूछ बैठते हैं कि पिताजी, आप हमको इस प्रश्न का आंसर बताइए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, हमारे नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो ये भी पूछ सकता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ क्या है? निबंध है। निबंध में भी कैसा निबंध? ललित निबंध है। अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, कि बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? बढ़ते नाखून के माध्यम से प्रकृति जो मनुष्य को क्या याद दिलाती है? लिखना है, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को यह याद दिलाता है कि मनुष्य कभी लाख वर्ष पूर्व नख दंतावलंबी था, मतलब लंबे लंबे नाखून रखते थे और अपने दांतों में भी धार रखते थे। पशुत्व भाव को प्राप्त किए हुए थे। हम लोग किस भाव को अपनाए थे? पशुत्व भाव को, यानी कि पशुओं के समान जो है, जानवरों के समान हम लोग जीवन जिया करते थे। नखों के द्वारा ही प्रतिद्वंदियों को पछाड़ता था। प्रतिद्वंदी यानी दुश्मन। जब किसी दुश्मन से जब लड़ाई झगड़ा होती थी, या जब कोई जानवर यदि हमारे पर अटैक हमला कर देता था, हम लोग नख के माध्यम से ही उसको पछाड़ते थे, उससे जीतते थे। नख काट जाने पर उसको डांट पड़ता होगा, ठीक ना, इत्यादि नहीं लिखेंगे। कि नाखून कट जाने पर जो उसके माता पिता जो उसको डांटते होंगे कि तुम नाखून क्यों काट लिए। आज के माता पिता नाखून बढ़ाने पर डांटते हैं कि तुम नाखून क्यों बढ़ाते हो, लेकिन उस समय के माता पिता नाखून काटने पर डांटते थे कि तुम नाखून क्यों काटते हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह कि लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है? कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखूनों को अस्त्र शस्त्र के रूप में देखते हैं, ये यदि संगत है तो किस प्रकार है, इसके बारे में बताइए। तो इसका आंसर है, नाखून ही मनुष्य के अस्त्र थे। ठीक है, पहले के ज़माने में क्या थे? तो नाखून ही मनुष्य के अस्त्र थे। आज से लाख वर्ष पूर्व जब जंगल में रहता था, यहाँ लिखना, आज से लाख वर्ष पूर्व जब मनुष्य जंगल में रहता था। कैसे लिखना है? आज से लाख वर्ष पूर्व जब मनुष्य जंगल में रहता था, तो फुल स्टॉप नहीं देंगे, ठीक है ना, ये फुल स्टॉप नहीं देना है, तो लगाना है। तो अपने पैने नुकीले नख से, ठीक है, पैने नुकीले नख से अन्य जीवों को आहत कर पेट भरता था। आहत यानी मारना। दूसरे जीव जंतुओं को जो है उस नाखून की सहायता से मार कर अपना पेट भरता था, यानी कि उस जानवरों को मार कर कच्चा ही खा जाता था, क्योंकि तभी आग की खोज नहीं हुई थी, तो उसको कच्चा ही खाता था। अपने नाखून के प्रहार से प्रतिद्वंदियों को पछाड़ता था, दुश्मनों को पछाड़ता था, इसलिए नाखून को अस्त्र के रूप में देखना युक्ति संगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? यह क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है कि मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। आंसर इसका समझिए कि मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। इसका आंसर होगा, नाखून मनुष्य की प्राचीनतम हथियार है। ठीक है ना, हमारे जो है सबसे पौराणिक, सबसे प्राचीनतम हथियार यदि कोई है तो वो क्या है? नाखून ही है। जिस समय मनुष्य पशु की भांति जीवन व्यतीत कर रहा था, ठीक ना, क्या लिखेंगे? जिस समय मनुष्य पशु की भांति जीवन व्यतीत कर रहा था, उस समय मनुष्य को नाखून की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा थी। ठीक है, क्या लिखना है? कि जिस समय मनुष्य पशु के भांति जीवन व्यतीत कर रहा था, उस समय मनुष्य को नाखून की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा थी। नाखून की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा थी, इतना लिखेंगे। तब ये लाइन लिखेंगे, आज मनुष्य उस पाशविक वृत्ति को छोड़ चुका है। आज मनुष्य है उस पाशविक वृत्ति को छोड़ चुका है।
मानविक गुण आ जाने के कारण पशुता का त्याग करना ही उचित मानता है ना। आज का मनुष्य मानविक गुण आ जाने के कारण पशुता का त्याग करना ही उचित मानता है, इसीलिए मनुष्य नाखून को अपना हथियार नहीं बनाना चाहता है ना। आज का मनुष्य नाखून को अपना हथियार बनाना नहीं चाहता है। बढ़ते नाखून है इसका बढ़ना, नाखून बढ़ते हैं इसका बढ़ना मनुष्य के शरीर की सहज वृत्ति है। अगला क्वेश्चन है, उसी में थोड़ा सा और लिखना है, ठीक है, कि वह बार बार बढ़ेगा। वह माने कौन? नाखून। कि वह बार बार बढ़ेगा लेकिन मानव पसित, ठीक है, वह बार बार बढ़ेगा लेकिन मनुष्य, क्या लिखना है? वह बार बार बढ़ेगा लेकिन मनुष्य उसे, ठीक है ना, लेकिन मनुष्य उसे बार बार काटता रहेगा, ठीक है ना। क्या सुने? लिखना वह बार बार बढ़ेगा या नाखून बार बार बढ़ेगा लेकिन, ठीक है, लेकिन मनुष्य उसे काटता रहेगा, लेकिन मनुष्य उसे काटता रहेगा। वह बार बार बढ़ेगा लेकिन मनुष्य उसे काटता रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि सुकुमार विनोद के लिए नाखून को उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया? लेखक ने इस संबंध में क्या बताया है? इसका आंसर सुनिए। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व विलासी प्रवृत्ति के मनुष्यों ने नाखून को खूब, आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व विलासी प्रवृत्ति के मनुष्य नाखून को खूब सजाते थे, ठीक ना, नाखून को खूब सजाते थे। रुकिए 1 मिनट, सेंटेंस नहीं बना। क्या लिखना? आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व विलासी प्रवृत्ति के मनुष्य नाखूनों को खूब सजाकर, क्या लिखना है? नाखूनों को खूब सजाकर, ये सजाते नहीं लिखेंगे, सजाकर, संवार कर उसे विविध आकार प्रकार देकर काट छांट कर सुंदर और आकर्षक बनाते थे, ठीक ना। आज से लगभग 2000 पूर्व विलासी प्रवृत्ति के मनुष्य नाखूनों को खूब सजाकर संवार कर उसे विविध आकार प्रकार देकर काट छांट कर सुंदर और आकर्षक बनाते थे, जो उनके सुकुमार विनोद के काम में आता था। वात्स्यायन काम सूत्र के आधार पर लेखक ने उस कला को मनोरंजक बताया है। मनोरंजक बताया है। लेखक ने इस संबंध में यह भी कहा है कि उस समय लोग अपने नाखून को मोम से चिकना करते। किससे? मोम, जो मोमबत्ती होता है ना, उससे नाखून को चिकना करते थे, और आलता जो होता है, जिसको हम नेल पॉलिश कहते हैं, आलता से रंगते थे। गौड़ देश में लंबे और दक्षिण देश में छोटे नाखून रखते थे। यहाँ तक लिखना है ना, कि गौड़ देश के लोग, ऐसे कीजिए, गौड़ देश के लोग लंबे और दक्षिण देश के लोग छोटे नाखून रखते थे। हो गया आंसर, आगे नहीं लिखना है, रखते थे। अगला क्वेश्चन है, नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं? इनका क्या अभिप्राय है? नाखून को बढ़ाना और उन्हें काट लेना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं? इनका क्या अभिप्राय है? तो लिखना है आंसर। मानव शरीर में कुछ सहजात वृत्तियां होती रहती है, जैसे नाखून का बढ़ना या नाखून का बढ़ना, बाल का बढ़ना, बाल यानी केश, बाल का बढ़ना आदि। उसी प्रकार नाखून को बढ़ाना और नाखून को काटना भी मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं। जैसे नाखून का अपने आप बढ़ना, बाल का अपने आप बढ़ना सहजात वृत्तियां हैं, ठीक उसी प्रकार नाखून को बढ़ाना और नाखून को काटना भी मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं। इसका अभिप्राय यह है कि नाखून को बढ़ाना पशुत्व का प्रमाण है। किसका प्रमाण है? पशुओं का प्रमाण है। और उसका काटना मानवत्व का, ठीक है, यानी मानवता का गुण है, मानवता का प्रमाण है। वह बढ़ता रहेगा लेकिन हम उसे काट कर पशुत्व का त्याग और मनुष्यता को ग्रहण करते रहेंगे। नाखून बढ़ेगा, ठीक ना, लेकिन हम जो है पशुत्व के गुण को त्याग चुके हैं, इसलिए हम उन्हें काटते रहेंगे और अपने अंदर पशुओं के गुण को बढ़ने नहीं देंगे, बल्कि मानवता के गुण को ग्रहण करते रहेंगे। क्योंकि मनुष्य पशु बनकर, ठीक ना, क्योंकि पशु बनकर कोई भी आगे आज तक नहीं बढ़ सका है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे सामने है 7 नंबर, कह रहा है लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? पशुता की ओर
या मनुष्यता की ओर, स्पष्ट कीजिए। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक बात पूछते हैं कि हम मनुष्य किस ओर बढ़ रहे हैं, पशुता की ओर बढ़ रहे हैं या फिर मनुष्यता की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर लिखना है, तो आंसर है लेखक पूछता है, ठीक है, लेखक पूछता है कि माना मेरी छोटी निर्बोध बालिका ने, ठीक है, ने मत दीजिएगा। लेखक पूछता है माना मेरी छोटी निर्बोध बालिका, ठीक है, बालिका ने मनुष्य जाति से, ठीक है, मनुष्य जाति से प्रश्न किया। एक मिनट लिखना, माना मेरी छोटी निर्बोध बालिका मनुष्य जाति से, नहीं देंगे, ठीक ना, निर्बोध बालिका मनुष्य जाति से पूछ रही है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, ठीक है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। फिर नीचे लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, मनुष्य का अस्त्र शस्त्र बढ़ना क्या पशुता की ओर नहीं ले जा रहा है, तो बिल्कुल ले जा रहा है। क्या मनुष्य अस्त्र काटने की ओर बढ़ रहा है, तो जवाब मिलेगा नहीं। अगर हम लोग अपने अस्त्र यानी कि नाखूनों को काट कर मनुष्यता की ओर बढ़ते और पशुता को का त्याग कर लेते तो हम लोग आज के समय में अपना अस्त्र शस्त्र नहीं बढ़ाते। जैसे पिस्टल, बंदूक, मिसाइल, बम, तोप, ठीक ना, रॉकेट, ये सभी चीज़ें जो है आदमी क्या कर रहे हैं, अपने जो ना बढ़ा रहे हैं। आदमियों का ऐसा मानना है जिस देश के पास जो है बम, रॉकेट, मिसाइल ये सब ज़्यादा है वो देश उतना ही ज़्यादा क्या है, ताकतवर है, ठीक ना। ये सब बढ़ाकर हम क्या मानवता की ओर बढ़ रहे हैं, नहीं, ये सब बढ़ाकर तो जवाब मिलेगा नहीं, हम लोग आज भी पशुता की ओर बढ़ रहे हैं। फिर मनुष्य का मानवत्व बढ़ना तो है ही नहीं, ठीक है, मनुष्य का जो मानव की ओर बढ़ ही नहीं रहा है, अर्थात आज का मनुष्य अस्त्र शस्त्र को बढ़ाकर पशु की ओर अधोगामिनी की गति को प्राप्त कर रहा है, मतलब आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त किन शब्दों की अर्थ मीमांसा लेखक करता है और लेखक का निष्कर्ष क्या है, लेखक का निष्कर्ष क्या है। तो लिखना है देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त इंडिपेंडेंस, ठीक ना, देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त इंडिपेंडेंस शब्द, ये नहीं लिखेंगे, देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त इंडिपेंडेंस शब्दों की अर्थ मीमांसा लेखक करता है। देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त इंडिपेंडेंस शब्दों की अर्थ मीमांसा लेखक करता है और लेखक का निष्कर्ष यह है कि इंडिपेंडेंस का अर्थ अनअधीनता अर्थात अधीनता का अभाव है, लेकिन हम भारतीयों ने उसको सहज भाव में स्वाधीनता नाम दे दिया है। क्या नाम दे दिया है, स्वाधीनता नाम दे दिया है। इसका मतलब यहाँ समझिए, हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, इंडिपेंडेंस, और एक्चुअल में इंडिपेंडेंस का जो हिंदी होता है वो होता है अधीनता। क्या होता है, अनअधीनता, ठीक ना, लेकिन हम लोग हिंदी में क्या लिखते हैं, स्वाधीनता, ठीक है, जबकि इंडिपेंडेंस का हिंदी होता है अनअधीनता, लेकिन हम लोग उस इंडिपेंडेंस का हिंदी क्या लिखते हैं, स्वाधीनता। यह हमारी विशेषता है कि हम अन को स्व में बदल दिए, ठीक ना, अन को स्व में बदल दिए, अनधीनता को स्वाधीनता कर दिए, जबकि स्वाधीनता के लिए अंग्रेजी शब्द सेल्फ डिपेंडेंस शब्द का प्रयोग होना चाहिए था। ओवरऑल आप पूरा समझिए, अगर इंग्लिश में हम लोग जो है इंडिपेंडेंस लिखते हैं तो ठीक ना, तो इंडिपेंडेंस के अनुसार जो है हिंदी होना चाहिए अनधीनता। क्या लिखना होना चाहिए, अनधीनता। अगर हम इंग्लिश शब्द को फॉलो करते हैं उसका हिंदी अनधीनता होना चाहिए, लेकिन हम लोग जो अनधीनता नहीं स्वाधीनता लिखते हैं। और यदि हम लोग हिंदी के स्वाधीनता शब्द को फॉलो करते हैं तो हिंदी के स्वाधीनता शब्द के अनुसार जो है उसका इंग्लिश सेल्फ डिपेंडेंस होना चाहिए, लेकिन हम लोग उसका इंग्लिश इंडिपेंडेंस लिखते हैं। यानी इंडिपेंडेंस जो इंग्लिश शब्द के अनुसार हिंदी शब्द नहीं है, हिंदी अनधीनता होना चाहिए, और हिंदी शब्द स्वाधीनता के अनुसार जो है इंग्लिश शब्द नहीं है, इंग्लिश शब्द उसका सेल्फ डिपेंडेंस होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या किए, इंग्लिश में ले लिए इंडिपेंडेंस और हिंदी में उसका ले लिए स्वाधीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग, हम भारतीय स्व को अपनाए हुए हैं, जैसे स्वाधीनता में स्व को अपनाए हैं ना, उसे छोड़ना नहीं चाहते, तभी तो इंडिपेंडेंस, ठीक ना, इंडिपेंडेंस को, इंडिपेंडेंस ब्रैकेट में लिखेंगे अनधीनता को
स्वाधीनता, स्वराज, स्वतंत्र, स्वतंत्रता आदि नाम रख लिया है, ठीक है ना। हम लोग इंडिपेंडेंस का हिंदी कभी स्वाधीनता लिखते हैं, कहीं स्वराज लिखते हैं, कहीं स्वतंत्र लिखते हैं, कहीं स्वतंत्रता लिखते हैं, आदि नाम से उसको हम लोग जानते हैं। यह हमारी परंपरा है, ठीक है ना। लोगों का कहना यह हमारी परंपरा है, पूर्वज ने जो नाम दे दिया हम वही नाम से उसको क्या करते हैं, तो और इस वही नाम हम भी उसको बोलते हैं। यदि यह बात है तो सब पुरानी चीज़ अच्छी नहीं होती और सब नई चीज़ खराब नहीं होती, ना। ये बहुत बार जो अथी ऑब्जेक्टिव पूछता है कि सब पुरानी चीज़ अच्छी नहीं होती और सभी नई चीज़ खराब नहीं होती। यह किस लेखक की पंक्ति है, ना। यह बात किस लेखक ने कहा है, याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कभी ऐसे पूछता है सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, यह पाठ, ना, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक का कहना है कि जरूरी नहीं है कि सब पुराना चीज़ अच्छा ही होगा जी, और यह भी जरूरी नहीं है कि सब नया चीज़ खराब ही होगा। कुछ पुराना चीज़ भी खराब हो सकता है, कुछ नया चीज़ भी अच्छा हो सकता है। हमें अपने पुराने का मोह वांछनीय मानना चाहिए, वांछनीय नहीं मानना चाहिए। हमें अपने पुराने का मोह नहीं करना चाहिए, ठीक ना। क्योंकि मरे बच्चे को गोद में दबाए रखने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। यानी बंदरिया का बच्चा यदि मर भी जाता है ना, वो अपने मरे हुए बच्चों को भी गोद में दबाए रखती है। क्या मनुष्य को जो है उसी चीज़ को देखकर सीखना चाहिए? नहीं, वो हमारे आदर्श नहीं बन सकते हैं। लेखक का अभिप्राय यह है कि हमें पुराने और नए दोनों को परख कर जो हित में लगे उसी का जो हितकर लगे उसको अपना लेना ही मनुष्यता है। मतलब हमें पुराने चीज़ों की भी जांच परख करनी चाहिए, नए चीज़ों की भी जांच परख करनी चाहिए, और जो हमें सही लगे उसी को अपनाना चाहिए। यही हमारी मनुष्यता है। अगला क्वेश्चन है, स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताते हैं? स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताते हैं? तो लेखक ने स्वाधीनता शब्द की सार्थकता बताते हुए कहते हैं कि ना, लेखक ने नहीं देंगे यहाँ पे, लेखक स्वाधीनता शब्द की सार्थकता बताते हुए कहते हैं कि अधीनता, इसका इंग्लिश होता है इंडिपेंडेंस, को भारत के लोग स्वाधीनता के रूप में सोच लिया है, ठीक है ना। यानी इंडिपेंडेंस को हम लोग क्या किया, स्वाधीनता कहते हैं, जबकि यह अधीनता है, सोच लिया है। यह हमारे, फुल स्टॉप देंगे, यह सोच लिया है, यह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है, इसलिए हम स्व के बंधन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। स्व के बंधन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है, निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया? ठीक है, जब आप लोग इस निबंध को पढ़िएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें एक बूढ़े व्यक्ति का चर्चा हुआ है। तो वही कह रहे हैं किस बूढ़े का जिक्र हुआ है। लेखक की दृष्टि में बूढ़े के कथनों की क्या सार्थकता है? आंसर इसका देखिए, लिखना, निबंध में लेखक ने किसी बूढ़े नेता का जिक्र किया है, एक बूढ़े नेता का जिक्र किया है। संभवतः महात्मा गांधी का लक्ष्य करके जिक्र किया गया हो, ठीक ना। वो बूढ़ा नेता कोई और नहीं बल्कि कौन है, महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी का ही चर्चा किया गया है। जब एक और बड़े बड़े नेता कह रहे थे कि हमारे देश में जो है ना, हमारे देश में वस्तुओं की कमी है, मशीन बैठाओ, उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ, ठीक ना, ये सब बड़े बड़े नेता कह रहे थे। तो दूसरी ओर वो वृद्ध नेता यानी कि महात्मा गांधी जी कह रहे थे, ठीक है, दूसरी ओर वह वृद्ध नेता कह रहा था, महात्मा गांधी कह रहे थे कि बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, ठीक है, यानी कि बाहर की दुनिया का जो है बाहरी सामान पे भरोसा मत करो, बल्कि अपने देश में जो है उसी को तुम आगे बढ़ाओ, बाहर नहीं भीतर की ओर देखो। हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, ठीक है ना, हिंसा को दूर करो, मिथ्या को हटाओ या झूठ बोलना हटाओ। क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोक के लिए कष्ट सहो। आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो, ठीक है, ये सब महात्मा गांधी कह रहे थे। प्रेम ही बड़ी चीज़ है क्योंकि वह हमारे भीतर है। प्रेम कहाँ, हमारे भीतर है। फिर ये लाइन, ये पूरा लाइन ये जो है हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक ना। क्या करना है हम लोगों को, ये पूरा लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइन हमको नहीं लिखना है। फिर अगला लाइन हम लिखेंगे, वस्तुतः बूढ़े का कथन ही सार्थक है क्योंकि वस्तुतः बूढ़े का कथन ही सार्थक है क्योंकि स्वबंधन से मुक्त होने का तात्पर्य मनुष्य को अपने स्वभाव से मुक्त होना,
स्वबंधन से मुक्त होने का तात्पर्य है कि मनुष्य को अपने स्वभाव से मुक्त होना। हमारी जो वर्तमान धारणा है कि हमारा जो यह मानना है कि बाह्य उपकरणों के द्वारा सफलता प्राप्त की जा सकती है, यह हमारा मानना है, यह धारणा जो गलत है, यह बिल्कुल क्या है, गलत है। हमें अपने आप में, ठीक ना, हमें नहीं लिखा, हम अपने आप में परिवर्तन के लिए यदि प्रयत्नशील रहें तो हमारी सफलता स्वाभाविक होगी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। प्राणी शास्त्रियों के इस अनुमान से लेखक के मन में कैसी आशा जगी, ठीक ना। यानी कि कभी जो एक ज़माना हुआ करता था जब मनुष्य का भी पूंछ हुआ करता था, जिस प्रकार की पूंछ उसका धीरे धीरे खत्म हो गया, उसी प्रकार नाखून भी खत्म हो जाएगा। इस पर लेखक जो है क्या तर्क देते हैं। तो प्राणी शास्त्रियों का अनुमान है कि मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। जैसे पूंछ खत्म हुए उसी प्रकार क्या होंगे, नाखून भी खत्म हो जाएंगे। आगे देखिए, इस अनुमान से लेखक के मन में आशा जगती है कि समय पाकर मानव के पूंछ झड़ गए। समय बढ़ता गया और मानव के पूंछ झड़ गए। मानव में मानवत्व के गुण आने लगे। पूंछ क्या था, हमारे पशुता की निशानी थी, पूंछ झड़ गए, इसका मतलब हमारे अंदर मानवता का गुण आने लगा। पाशविक विकार दूर हुआ, यानी पशुओं का जो देन था वो दूर हो गया। ठीक उसी प्रकार पशुता के प्रति यह बढ़ने वाला नाखून भी झड़ जाएंगे। तब मानव में शेष पाशविक वृत्ति भी समाप्त हो जाएगी। कि नाखून भी क्या पशुता का निशानी है और एक दिन ये भी झड़ जाएगा। तो जो हमारे शरीर में पशुओं का अंश अभी भी बचा हुआ है वह भी एक दिन खत्म हो जाएगा और मनुष्य में मानविक वृत्ति का संचार होने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सफलता और चरितार्थ शब्दों में लेखक अर्थ की भिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करते हैं। इस सफलता और जो है चरितार्थ में लेखक जो है अर्थ का भिन्नता, दोनों अर्थ का जो है मीनिंग अलग अलग बताते हैं। कैसे, समझिए। मनुष्य की सफलता और चरितार्थ शब्दों में लेखक अर्थ की भिन्नता प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि सफलता मानक अस्त्र शस्त्रों से संचयन से, ठीक ना। क्या कहते हैं कि सफलता लिखना है, सफलता इन्हें लिखिए, छोटी हटाइए। सफलता अस्त्र शस्त्रों के संचयन से, बाह्य उपकरणों की बहुलता से, या बहुलता लिखा हुआ, ठीक ना, बाह्य उपकरणों की बहुलता से प्राप्त किया जाता है। यहाँ सफलता फिर नहीं होगा। सफलता अस्त्र शस्त्रों के संचयन से, बाह्य उपकरणों की बहुलता से प्राप्त किया जाता है, जो आडंबर मात्र है। परंतु मनुष्य की चरितार्थ प्रेम में, मैत्री में, त्याग में तथा अपने को सबके मंगल के लिए निःशेष भाव से दे देने में है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की सहज वृत्ति परिणाम है जो जीवन में सफलता ले जाना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो मनुष्य को चरितार्थ की ओर ले जाती है। ये जो लेखक बताए सफलता और चरितार्थ में अंतर। अब कुछ ऐसा पंक्ति है जो कि हमारे जो बुक से, यानी कि इस निबंध से डायरेक्ट उठाया गया है और उसका जो है हिंदी मीनिंग हमसे पूछा गया कि अर्थ बताइए। एक जो बुक में चर्चा हुआ है चैप्टर में, कह रहा है, काट दीजिए वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। इस पंक्ति का क्या अर्थ हुआ, व्याख्या कीजिए। तो जब भी व्याख्या वाला प्रश्न पूछे तो आपको बताना होगा वह पंक्ति कहाँ से लिया गया, ठीक ना, वह पंक्ति कहाँ से लिया गया है। तो लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति, ठीक ना, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक से उद्धत है या फिर संकलित है, ठीक ना। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पुस्तक गोधूली भाग 2 के नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक निबंध से संकलित है। यह निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। यह निबंध किसकी रचना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। इस पंक्ति में नाखून के बारे में कहा गया है कि नाखून बढ़ते हैं और हम उसे काटते हैं। नाखून बढ़ते हैं, हम उसे काटते हैं।
हमारे दंड को सहज भाव से चुपचाप सह लेता है। नाखून क्या करता है, हम जो दंड देते हैं उसको, कि मतलब काटने का जो दंड देते हैं, बेचारा चुपचाप सह लेता है, लेकिन पुनः तीसरे ही दिन निर्लज अपराधी की तरह फिर सेंध पर हाजिर हो जाता है। मतलब प्रत्येक 3 दिन में नाखून बढ़ जाता है। अर्थात पुनः पुनः दंड को स्वीकार कर लेना उसका सहज भाव है। मतलब बार बार आप दंड देते रहिए, बार बार नाखून काटते रहिए, लेकिन जो है प्रत्येक तीसरे दिन में वो जाके फिर बढ़ जाता है। यानी बार बार दंड को स्वीकार करना उसका सहज भाव हो गया है। अगला कह रहा है, इसका भी जो है अर्थ बताना है। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। लेखक कहते हैं जब भी मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो मैं निराश हो जाता हूँ। इसका क्या मतलब हुआ, इसमें भी आपको लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी गोधूली भाग 2, लिखना 2, गोधूली भाग 2 के नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक से संकलित है, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसमें कहते हैं मनुष्य की भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवन प्रतीक नाखून है, ठीक ना। हमारा पशुओं का सबसे बड़ा यदि कोई प्रतीक है तो वो नाखून है। लेखक जब कभी भी नाखून की ओर देखता है तो कभी कभी निराशा आ जाती है। क्या आ जाती है, निराशा आ जाती है, क्योंकि यह नाखून पाशविक वृत्ति को बढ़ावा देने वाला है। क्या हम पुनः नखावलंबी तो नहीं बन जाएंगे। मैं देखा कैसा सोचते हैं, इसलिए निराश हो जाते हैं, यह सोचकर कहीं हम फिर से नखावलंबी यानी बड़े बड़े नाखून रखने वाले मानव तो नहीं बन जाएंगे, यही सोचकर लेखक निराश हो जाते हैं। अगला है, कहता कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा, ठीक ना। कमबख्त नाखून बढ़ता है तो बढ़े, लेकिन मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा। इसका अर्थ देखिए, इसका अर्थ लिखना है प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक निबंध से संकलित है, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। निबंध की समाप्ति काल में, यह पंक्ति जो है ना निबंध के सबसे अंत में, निबंध का सबसे लास्ट पंक्ति है कि कमबख्त नाखून बढ़ता है तो बढ़े, लेकिन मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। वही यहाँ कहा गया है कि निबंध की समाप्ति काल में लेखक इस निर्णय पर पहुंच जाता है कि नाखून का बढ़ना मानव शरीर के अवशेष स्वरूपी सहज वृत्ति है। क्या सहज वृत्ति है, जो बढ़ता है तो बढ़े, ठीक है। जो बढ़ता है उसे काट दिया जाता है, ठीक है। जो बढ़ता है तो बढ़े, लेकिन उसे काट दिया जाता है। वह पुनः बढ़ जाता है, मनुष्य फिर उसे काटता है। नाखून का बढ़ना और काटना होता ही रहेगा। बढ़े वो कितना बढ़ेगा, ठीक ना, वह जितना बढ़ेगा मनुष्य उसे उतना ही काटता रहेगा, क्योंकि मनुष्य पुनः पाशविक वृत्ति की ओर नहीं जाना चाहता और वो मनुष्य जो है पशुओं की भांति अब जीवन जीना नहीं चाहता है, पाशविक वृत्ति को अपनाना नहीं चाहता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। 12वां नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता क्या है, स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर लिखना है लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी विशेषता है कि भारतीय चित्र जो आज अनधीनता, यह क्या लिखा, अनधीनता को रूप में ना सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालिक संस्कारों का फल है। वह संस्कार स्व के बंधनों को आसानी से छोड़ नहीं सकता है। अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की सबसे भारी विशेषता है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। अगला, नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ का सारांश लिखिए, ठीक ना। तो आप लोग जो है पाठ को एक बार पढ़िएगा और उसको अपने शब्दों में शॉर्ट करके लिखिएगा, यही जो है क्या हो जाएगा, पाठ का सारांश हो जाएगा। पूरा निबंध को पढ़िएगा और पढ़ने के बाद समझ लीजिएगा, समझने के बाद जो उसको अपने शब्दों में जो है जितना आप लोग लिख पाएँ। अब हम लोग चलते हैं व्याकरण सेक्शन में, ग्रामर सेक्शन में। यहाँ पर है भाषा की बात, भाषा की बात। तो ठीक ना, कह रहा है निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। कहने का मतलब हुआ कि जो एक वचन में उसको बहुवचन बनाना है और जो बहुवचन में उसको एक वचन बनाना है। अल्पज्ञ एक वचन, इसका बहुवचन होगा अल्पज्ञों, अल्पज्ञ अल्पज्ञों। प्रतिद्वंदियों बहुवचन में इसका लिखेंगे प्रतिद्वंदी। हड्डी हड्डियाँ, मुनि मुनियों, मुनि का मुनियों।
अवशेष अवशेषों, वृत्तियों वृत्ति, उत्तराधिकारी उत्तराधिकारों, बंदरियां बंदरियों। ये हो गया एक वचन से बहुवचन या बहुवचन से एक वचन। अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन का रहा है, वाक्य द्वारा प्रयोग, क्या दिया, वाक्य प्रयोग द्वारा निम्नलिखित शब्दों के लिंग निर्णय करें। जैसे बंदूक, ठीक ना, तो बंदूक पुरानी हो गई, बंदूक क्या बना वाक्य, पुरानी हो गई। घाट घाट बिगड़ गए। सतह सतह ऊंची नीची है। अनुसंधित्सा, अनुसंधित्सा, इसका लिखेंगे अनुसंधित्सा खत्म हो गई है। भंडार भंडार पूरा है। खोज खोज हुई। अंग शरीर का अंग कटा गया, ठीक ना, शरीर का अंग काटा गया। अगला है वस्तु, यह वस्तु वहां देखा गया। ठीक, अगर निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया की काल रचना स्पष्ट करें। उन दिनों से जूझना पड़ता था, उसके बाद लाखों वर्ष पूर्व। मनुष्य और आगे बढ़ा लौह युग में, यह सबको मालूम है 20वीं सदी, वह तो बढ़ती ही जा रही है वर्तमान काल। मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा भविष्यत काल। इसको आप लोग छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, 3 नंबर में लिखिएगा, छोड़ दीजिएगा। अगला देखिए 4 नंबर, 4 का है, अस्त्र शस्त्रों का बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा की निशानी है और उनकी बाढ़ को रोकना मनुष्यत्व को ताकाज है। इस वाक्य में आए विभक्ति चिन्हों का प्रकार बताएं। अस्त्र शस्त्र का मतलब संबंध कारक, अस्त्र शस्त्र का एक संबंध बता रहा है, संबंध कारक। मनुष्य की का के की, जब भी लगे का के की, ये जब चिन्ह लग जाए तो वो होगा संबंध कारक। इच्छा की है संबंध कारक। उनकी की संबंध कारक। बाढ़ को, ठीक ना, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, कर्म में कारक में को लगता है, कर्म कारक। मनुष्यता का, अभी 10 बार का के की, जहाँ भी का के की लगा रहे संबंध कारक। अगर लगा रहेगा ने तो उसमें लगा कर्ता कारक, कर्ता ने। कर्म को लगा रहे थे कर्म कारक। करण से लगा रहे हैं करण कारक। तो संपर्क के लिए लगा रहे संप्रदान कारक। में या पर लगा रहे अधिकरण, में या पर अधिकरण कारक, ठीक है। उसके बाद का के की लगा रहे संबंध कारक। आगे समझिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का रहा है कि स्वतंत्रता स्वराज्य जैसे शब्दों की तरह स्व लगाकर 5 शब्द बनाइए। जैसे स्वतंत्रता और स्वराज्य में स्व लगा है, इसी प्रकार स्व लगाकर 5 शब्द आप बनाइए। तो लिखना स्वाधीनता, स्वरूप, स्वेच्छा, स्वदेश, स्वाभिमान। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, यानी उल्टा लिखना है, उल्टा शब्द बताना है। तो पशुता मनुष्यता, घृणा प्रेम, अभ्यास अनभ्यास, मरणास्त्र जीवनास्त्र, ठीक ना, ग्रहण त्याग, मूढ़ बुद्धिमान, अनुवर्तिता परिवर्तिता, सत्याचरण असत्याचरण। तो ये हो गया पूरा जो है बहुत ही अच्छे तरीके से चैप्टर ख़त्म। तो उम्मीद है कि आपको जो है यह क्लास अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और प्यारा से कमेंट में फीडबैक दें कि आपको यह क्लास कैसा लगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।